हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ज़ाओयू की बड़ी बहन काई के ऊपर से वो सील कर्स को हटा चुका था, जबकि इस दौरान प्रिंसेस क्यानिंग अपनी डिवाइन व्हील का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हेल्फ फ्लेम ट्री कोड के एंशिएंट एंसेस्टर को मौत के घाट उतार देती है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने हेल्फ फ्लेम ट्री को भी जान से मार दिया था। और प्रिंसेस क्यानिंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो बटरफ्लाई क्लैन के लोगों के होश ही उड़ चुके थे। वहीं एपिसोड के एंड में ज़ाओयू अपने सोलर सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस इंपीरियल वेपन को अवेकन कर देती है, जिसके अवेकन होते साथ ही ज़ाओयू के एंसेस्ट्रल पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और देखते ही देखते ज़ाओयू वहां पे अपनी एंशिएंट एंसेस्टर का रूप ले चुकी थी, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम बटरफ्लाई क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर को ही देखते हैं, जो कि उस इंपीरियल वेपन को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मेरे इस इंपीरियल वेपन को डार्क एनर्जी पूरी तरह से तबाह कर चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं ज़ाओयू, मैं इसे तुम्हारे लिए दोबारा से प्यूरिफाइड कर रही हूँ। और ये कहकर एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस इंपीरियल वेपन के अंदर से सारी की सारी डार्क एनर्जी को खींचकर बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर मौजूद थंडर ड्रैगन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, ये बस मेरी एक रेमिनेंट सोल है, जिसके चलते मैं इस डार्क एनर्जी को प्यूरिफाइड नहीं कर सकती, इसलिए आपको ही मेरी मदद करनी होगी। एंशिएंट एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहां पे जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर थंडर ड्रैगन उस डार्क एनर्जी को अपने पास बुला लेते हैं, जो कि लिन फेंग की बॉडी से होते हुए सीधे थंडर ड्रैगन के पास चली गई थी। जो देखकर एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे थंडर ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, सीनियर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। जिस पे थंडर ड्रैगन भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। वहीं जैसे ही एंशिएंट एंसेस्टर की नजर अपने डिसेंडेंट्स के ऊपर पड़ती है, तो वो सभी लोग अपने एंसेस्टर को देखकर उसे ग्रीट करने लगे थे। जो देखकर एंशिएंट एंसेस्टर भी मुस्कुराती हुई लोगों से पूछती है, मेरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? जिस पे मास्टर मू यन उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं, एंशिएंट एंसेस्टर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, हम सभी लोग आपको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। हालांकि मास्टर मू यन उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे मास्टर मू यन के कहे बगैर ही उसकी बात समझ जाती है, इसलिए वो वहां पे ऊपर हवा में उड़ते हुए उन लोगों से कहती है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि हमारा क्लैन बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, लेकिन ये मुसीबत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि जब मैं दोबारा वापस लौटूंगी तो मैं हमारे बटरफ्लाई क्लैन की ग्लोरी को वापस लौटा दूंगी। उसके बाद कोई भी हमारे क्लैन की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करेगा, पर तब तक तुम लोगों को थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अपनी एंशिएंट एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मू यन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और वो सभी लोग दोबारा अपनी एंशिएंट एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करें, हम सभी आपको निराश नहीं करेंगे। अपने लोगों की ये बात सुनकर एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है, जिसके साथ ही ज़ाओयू वहां पे अनकॉन्शियस हालत में नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन उससे पहले लिन फेंग वहां पे आगे बढ़ते हुए उसे संभाल चुका था। वहीं जैसे ज़ाओयू लिन फेंग की गोद में आती है, तो उसके फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस सो रही है। इसी बीच सैमटेल्डर वहां पे ज़ाओयू को संभालने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लिन फेंग वहां पे मुस्कुराते हुए सैमटेल्डर को बताता है कि ज़ाओयू ने आज पहली बार एप्रल लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को इसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके चलते ये बेहोश हो गई। पर थोड़ी देर के आराम के बाद ये दोबारा होश में आ जाएगी। अभी के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग इसे स्पेस पल के अंदर डाल दो। लिन फेंग की ये बात सुनकर सैमटेल्डर भी वहां पे हमें अपना सर हिला देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वुल्फ शैडो क्लैन के एक मास्टर को देखते हैं, जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर बटरफ्लाई क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन जब वो लोग बटरफ्लाई क्लैन में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता। जो देखकर वुल्फ शैडो क्लैन का वो मास्टर, जिसका नाम था लिंग टाओ, जो कि एक हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग था, वो वहां पे बटरफ्लाई क्लैन को खाली देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, ये कीड़े कहाँ गायब हो गए? लिंग टाओ की ये बात सुनकर डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशाह उससे कहता है, कहीं तुम्हारे लोगों ने उन सभी को खत्म तो नहीं कर दिया? जिस पे लिंग टाओ उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप चिंता मत करें, आपका ये गुलाम अभी आपको इसके बारे में बताता है। और ये कहकर लिंग टाओ वहां पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करने लगा था कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या हुआ था। वहीं जैसे लिंग टाओ वहां पे उस टेक्निक को परफॉर्म करता है, तो हम देखते हैं कि आसपास की सारी एनर्जी इकट्ठा होते हुए लिंग टाओ के हाथों में आने लगती है, जिसका इस्तेमाल करके लिंग टाओ वहां पे ऊपर हवा में एक पोर्टल बना चुका था, जिसके अंदर जैसे ज़ुआनशाह को वहां पे लिन फेंग दिखाई देता है, तो वो वहां पे सीरियस होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो वाकई यहाँ पे आ गया। डार्क लॉर्ड ज़ुआनशाह की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग टाओ वहां पे उनसे कहता है, डार्क लॉर्ड, अगर ये पर्सन आपको तकलीफ दे रहा है, तो क्या हम लोग इसका बोटी ऑर्डर देते हुए इसे मरवा दें? जिस पे डार्क लॉर्ड ज़ुआनशाह उन लोगों को वहां पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, वरना तुम सभी लोग भी मारे जाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन कल्टीवेटर दिखने में जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है, असल में इसकी फाउंडेशन उतनी ज्यादा डीप है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एंसेस्टर के पास चलकर उन्हें इस सब के बारे में बताते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे एक वॉइड गेट
गेट पोर्टल को ओपन करते हुए सीधा डीमन क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिन फेंग और बाकी सभी को उसी अभ्यास के पास ही देखते हैं, जहाँ पे मास्टर मुयान लिन फेंग को एक खाई के पास लाते हुए उससे बताते हैं कि हमारी क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर को वो स्टोन प्लेटफॉर्म इसी जगह से मिला था। मास्टर मुयान की यह बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे पास में ही पड़े हुए एक पत्थर को नीचे खाई में फेंक देता है ताकि उसे उस खाई की गहराई के बारे में पता चल सके, पर वो खाई तो बहुत ज्यादा गहरी थी। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपनी रिक्रिएशन अपडेट डिस्क के अंदर से शाओकिंग वाले स्टोन प्लेटफॉर्म को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो कि जैसे ही वहाँ पे बाहर आता है तो शाओकिंग भी जंप करता हुआ उस स्टोन प्लेटफॉर्म से बाहर आके आता। जो देखा तो हम देखते हैं कि मास्टर मुयान के साथ साथ बटरफ्लाई क्लैन के बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इस स्टोन प्लेटफॉर्म के अंदर एक मंकी छुपा हुआ था? जबकि शाओकिंग को देखकर तो कई वहाँ पे घबराते हुए अपने ग्रैंडपा के पीछे चली जाती है। जबकि सामने की तरफ शाओकिंग एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहता है, इस जगह पे वाकई ही मैं अपनी सोल के बाकी के हिस्सों को भी सेंस कर पा रहा हूँ। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस खाई वाली जगह को स्कैन करने लगा था और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर अंदर उसे वहाँ पे 3 और भी स्टोन बीस्ट मिल जाते हैं, जिनके अंदर उसकी पैरामोडल सोल के बाकी हिस्से मौजूद थे। अब अपनी पैरामोडल सोल के बाकी हिस्सों को देखकर शाओकिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैंने इन्हें ढूंढ निकाला, चलो अब तुम सभी इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सभी स्टोन्स को भी अपने सामने ले आता है। जो देखकर तो मास्टर मुयान के साथ साथ एक बार फिर से उसके लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इस तरह के तो 3 और भी स्टोन्स हैं। तभी शाओकिंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सीनियर मुझे आपकी क्रिएशन एनर्जी की जरूरत है अपनी पैरामोडल सोल को अपने बाकी हिस्सों के साथ मर्ज करने के लिए। शाओकिंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे बाहर आते हुए उससे कहते हैं, चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे क्रिएशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उन तीनों स्टोन्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे थंडर ड्रैगन की क्रिएशन एनर्जी उन स्टोन्स के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो तीनों स्टोन्स वहाँ पे एनर्जी के साथ ग्लो करने लगे थे। और तभी अचानक से ही उन तीनों स्टोन्स के अंदर से एक साथ ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वो उनसे बाहर निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान तक जा रही थी। और इसी के साथ ही शाओकिंग की पैरामोडल सोल के बाकी से भी वहाँ पे सामने आ जाते हैं, जिन्हें शाओकिंग वहाँ पे आगे बढ़कर एक एक करके काफी गौर से देख रहा था। और उसके बाद शाओकिंग वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होकर उन स्टोन्स के बीचों बीच आकर बैठ जाता है और वहाँ पे वो अपनी डिवाइन डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पैरामोडल सोल के बाकी सभी हिस्सों को भी अपने पास बुलाते हुए उन्हें अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगा था। और इस प्रोसेस में वहाँ पे इतनी ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर मुयान और बाकी सभी लोगों के लिए तो खड़ा रह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जैसे ही शाओकिंग की पैरामोडल सोल के सभी हिस्से आपस में मर्ज होते हैं तो वो शाओकिंग की ट्रू मार्शल बॉडी का रूप ले चुके थे, जिसकी एनर्जी को महसूस करके मास्टर मुयान वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, इसकी एनर्जी तो किसी एंशिएंट गॉड एम्प्रेस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। तभी शाओकिंग वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके का जंप लेते हुए सीधा लिन फेंग के सामने पहुंच जाता है और उसके साथ ही शाओकिंग अपनी जूनियर फॉर्म में आ जाता है। जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे शाओकिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने जस्ट अभी अपनी पैरामोडल सोल के बाकी हिस्सों को अपनी बॉडी के साथ मर्ज किया है और इतने में ही तुम इमॉर्टल गॉड किंग रियलम तक पहुंच गए। ये वाकई काबिल तारीफ है। तुम्हें अगर थोड़ा सा और समय मिला तो मुझे पक्का यकीन है तुम बहुत जल्द अपनी ट्रू पावर को वापस पा लोगे। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो शाओकिंग वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, सीनियर ये सब तो आपकी गाइडेंस की वजह से हो पाया है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हाँ, इसी के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। थंडर ड्रैगन वहाँ पे दो गॉड लेवल एम्प्रेस के ऊपर एहसान चढ़ा चुके थे, जो कि फ्यूचर में थंडर ड्रैगन और लिन फेंग दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला था। वहीं शाओकिंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हंसते हुए शाओकिंग से कहते हैं, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुम मेरे एहसान का बदला चुकाओगे। तभी शाओकिंग वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे अभी अपनी कल्टीवेशन की फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस पे लिन फेंग मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जो देखकर शाओकिंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए थंडर ड्रैगन के साथ रिक्रिएशन अपडेट डिस्क के अंदर चला जाता है। और उन दोनों को वहाँ पे जाते हुए देखकर लिन फेंग भी उनके पीछे पीछे रिक्रिएशन अपडेट डिस्क के अंदर चला जाता है, जहाँ पे शाओकिंग लिन फेंग को अपनी नई पावर्स दिखाने लगा था, जिसके अकॉर्डिंग वो जब चाहे जैसे चाहे वो किसी का भी रूप ले सकता था। सबसे पहले शाओकिंग वहाँ पे शाओटियन का रूप लेते हुए लिन फेंग के सामने आता है, जिसके बाद वो वहाँ पे तुरंत ही ज़हू का रूप ले लेता है। जो देखकर तो लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। ये देखकर शाओकिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग को बताता है, ये है मेरी नई एबिलिटी जिसका नाम है 72 ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं जब चाहे किसी का भी रूप ले सकता हूँ। इस एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए मुझे बस एक बार किसी की ऑरा को सेंस करना होता है और उसके बाद मैं पूरी तरह से उसका रूप ले सकता हूँ, इवन तुम्हारा भी। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे लिन फेंग के सामने आते हुए लिन फेंग का ही रूप ले चुका था। ये कहकर शाओकिंग अपनी उस ग्रेट एबिलिटी को लिन फेंग के सोल सीरियलम के अंदर डाल देता है, जिससे अब लिन फेंग भी प्रैक्टिस करते हुए मास्टर
मास्टर कर सकता था और ये सारा प्लान था थंडर ड्रैगन का। वो सामने आते हुए लिन फेंग से कहते हैं, एक बार तुमने इस एबिलिटी को मास्टर कर लिया तो तुम द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क और हेमंत दोनों के काफी सारे राज जान जाओगे और ऐसा होते ही तुम्हारी जान के ऊपर खतरा भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपाना सीखो और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये तुम काफी आसानी के साथ कर सकते हो। थंडर ड्रैगन की यह बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उनसे कहता है, सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी के लिए ये एबिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। सच कहूँ तो मैं खुद भी किसी ऐसी एबिलिटी की तलाश में था। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे अपने सोल सी रियलम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक सी रियलम के अंदर डिमोनिक ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुआनशाह ने वापस आते हुए अपने एंसेस्टर को सब कुछ बता दिया था, जिसके बारे में जानकर जुआनशाह का एंसेस्टर वहाँ पे किसी गहरी सोच में चला गया था, जो देखकर जुआनशाह वहाँ पे अपने एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है, ग्रेट एंसेस्टर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि लिन फेंग तो यहाँ पे आ चुका है। जुआनशाह की ये बात सुनकर ग्रेट एंसेस्टर वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए जुआनशाह से कहता है, लिन फैमिली के कुछ डिसेबल्स को अपने साथ ले जाओ और उन सभी के सहारे से लिन फेंग को ब्लैकमेल करते हुए यहाँ पे ले आओ। अपने ग्रेट एंसेस्टर की ये बात सुनकर जुआनशाह को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए ग्रेट एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर क्या लिन फेंग को पकड़ने के लिए आप एक्शन नहीं लेने वाले, और योर मैजेस्टी का क्या, जो कि न जाने कब से लिन फेंग के आने का इंतजार कर रहे थे। जिस पे ग्रेट एंसेस्टर अपनी जगह पे खड़ा होकर जुआनशाह से कहता है, जुआनशाह मेरे बच्चे तुम्हें ग्रेट एम्परर बनने का पूरा टैलेंट है, पर कभी कभी अपना दिमाग भी चला लिया करो। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें लोगों को दिखाना होगा कि हम लोगों के पीछे एक वनरेट कोड मौजूद है और इसी बात का फायदा उठाकर हम लोगों को डरा के रखेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है और अगर तुम लिन फेंग को यहाँ पे लाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम हमारे पूरे के पूरे डिमोनिक ट्राइब के लिए एक ग्रेट हीरो बन जाओगे। आपने ग्रेट एंसेस्टर की ये बात सुनकर जुआनशाह भी फ्यूचर के सुहाने सपने सजाते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो बेचारा वहाँ पे समझ ही नहीं पाता कि ग्रेट एंसेस्टर उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ग्रेट एंसेस्टर की बात मानने को तैयार हो जाता है और दोबारा से लिन फेंग को पकड़ने के लिए निकल गया था। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि ग्रेट एंसेस्टर के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ चुकी थी, यानी कि जरूर से वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक गुफा के अंदर एक कॉफिन दिखाया जाता है, जिसके सामने ग्रेट एंसेस्टर आकर झुकते हुए उस कॉफिन से कहता है, एंशिएंट एंसेस्टर जैसा कि आपने कहा था लिन फेंग यहाँ पे आ गया। अब जैसे लिन फेंग का नाम आता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उस कॉफिन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ पे उस कॉफिन के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे उस कॉफिन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा भयानक हंसी सुनाई देती है, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर से जुआन यू नाम की एक रूलर निकलती है जो कि वेनरेट गॉड रियलम में थी। वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए ग्रेट एंसेस्टर से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पे ग्रेट एंसेस्टर उसे वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए कहता है, हाँ क्योंकि ये मैंने खुद कंफर्म किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो आप माइडेड क्रिएचर विजन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को देख सकती है और हमारी हेल्प करते हुए हम लोगों को ये भी बताइए कि अभी के लिए वो ब्लैक सी रियलम की कौन सी जगह पे मौजूद है, क्योंकि सिर्फ आपकी ये फॉरबिडन टेक्निक की एक ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। इसका इस्तेमाल करके हम उस लिन फेंग के ऊपर आसानी से नजर रख सकते हैं। आपने उस चेले की ये बात सुनकर जुआन यू अपनी जगह पे खड़ी होते हुए उससे कहती है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिशें भी पूरी कर देती हूँ। और वो वहाँ पे अपनी माइडेड इनविजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ब्लैक सी रियलम में चारों तरफ फैला देती है, जिसके चलते जुआन यू अब पूरे ब्लैक सी रियलम को वहाँ पे देख पा रही थी, वो भी एक पोर्टल के जरिए, जिसमें जुआन यू लिन फेंग को ढूंढते हुए उसी अभ्यास के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो एक छोटे से पौधे का सहारा लेकर लिन फेंग को देखने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि शाओटियान उसी पौधे के ऊपर सुसु कर रहा था और अपनी सुसु से शाओटियान वहाँ पे बेचारी जुआन यू को पूरी तरह से बेकार चुका था। जो देखा तो बेचारी रूलर जुआन यू को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन शाओटियान इन सारी बातों से अनजान है बेचारी जुआन यू को पूरी तरह से भिगो चुका था। पर तभी अचानक से शाओटियान को भी वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, तो इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से खुद को छिपा कर इधर उधर देखते हुए कहने लगा था, यहाँ पे कोई तो है, कोई तो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। और ये कहकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे अपने मास्टर के पीछे जाकर छुपते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, कितने बेशरम लोग हैं, किसी को आराम से सुसु भी नहीं करने देते। मास्टर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, किसी ने मुझे सुसु करते हुए देख लिया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन यू तो वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो जा रही थी। वहीं शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी डोमेन फील्ड को फैलाकर उस पर्सन के बारे में पता लगाने लगता है जो कि शाओटियान के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन लिन फेंग को वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ये तो माइडेड विजन टेक्निक लग रही है, जिसका इस्तेमाल ब्लैक सी रियलम की वनरेट गोडेस किया करती थी। इसका मतलब है कि लिन फेंग को पकड़ने के लिए वनरेट गोडेस खुद सामने आ रही है, पर न जाने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी स्पिरिचुअल आई को कहाँ पे खोला होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग
भी वहाँ पे उस पौधे को तलाश कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करके जुआन यू लिन फेंग के ऊपर नजर रख रही थी, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कोल्टून में कहता है तो इसका मतलब है कि डिमोनिक ट्राइब एक्शन में आ चुका है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन यू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ग्रेट एंसेस्टर से कहती है वो फ्लेम अभ्यास वाली खाई के पास मौजूद है। जुआन यू की ये बात सुनकर ग्रेट एंसेस्टर वहाँ पे घबराते हुए कहता है लेकिन एंसेस्टर ये भी तो हो सकता है कि उनके पास कोई गुड लेवल का एम्परर मौजूद हो या फिर कोई ऐसा गुड लेवल का इंपीरियल वेपन जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लिन फेंग हमें खत्म करते। जिस पे जुआन यू उसे जवाब देते हुए कहती है पहली बात उसके साथ कोई भी गुड लेवल का एम्परर बंदा मौजूद नहीं है और दूसरा तुम्हें तो पता ही है हमारे ब्लैक सी रियलम वाले एरिया के अंदर कोई भी एम्परर लेवल का वेपन काम नहीं करता। और ये कहकर जुआन यू वहाँ पे उससे कहती है हांजू अब जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर यहाँ पे ले आओ और वो पंछी जो कि सुसु कर रहा था उसे मत भूलना क्योंकि अब उसे मैं खुद रोस्ट करके खाऊंगी। जुआन यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान तो डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगा था। खैर हांजू वहाँ पे वो ज्यादा देर न करते हुए अपने लोगों को वहाँ पे लिन फेंग की लोकेशन बता चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे जिस जगह पे मौजूद था अचानक से ही आसपास का पूरा माहौल वहाँ पे बदलना शुरू हो चुका था, जो देखकर मास्टर मुजन वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। जिस पे लिन फेंग उन्हें कोल्टून में बताता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में ग्रीन कलर का पॉइजनस ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जिसके अंदर से लिन फेंग को वहाँ पे डार्क लॉर्ड जुआन शाह की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन फेंग से शिकायत करते हुए कह रहा था लिन फेंग तुम मेरे ब्लैक सी रियलम के अंदर आ गए और तुमने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया, पहले बता देते मैं अच्छे से यहाँ पे आकर तुम्हारा स्वागत करता। वहीं पे जुआन शाह अपने साथ लिन फैमिली के कुछ डिसेबल्स को भी बंदी बनाकर ले आया था ताकि वो उनका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को ब्लैकमेल कर सके, जो देखकर जाओ यू वहाँ पे घबराते हुए अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि ये ब्रदर गू फेंग को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करते हुए जब उन डिसेबल्स को गौर से देखता है तो उनके अंदर वाकई ही लिन फैमिली का खून ही दौड़ रहा था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है ये लोग तो वाकई ही हमारी लिन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और लिन फेंग के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होना शुरू हो गया था, जिसके साथ ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।